हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है उत्पल मन्ना और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल उत्पल मन्ना मैथ्स, जहां आज हम समझेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एचसीएफ और एलसीएम का कंसेप्ट समझेंगे और प्रश्नावली 1.1 जो एनसीईआरटी जेसीईआरटी की पुस्तक से है उसको सॉल्व करेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इस पूरे चैप्टर को हम लोग पूरे डिटेल में करेंगे ताकि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स अच्छे से डेवलप हो सके। सो लेट्स बिगिन द क्लास। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। चलिए इसको समझते हैं। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहती है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो यहां पे टर्म है भाज्य संख्या। किसे कहते हैं भाज्य संख्या? यहां पे टर्म है अभाज्य संख्या। किसे कहते हैं अभाज्य संख्या? यहां पे है अद्वितीय। किसे कहते हैं अद्वितीय? तो सबसे पहले इन सब चीजों को समझ लेते हैं। भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं से भागा लगता है, इसके अलावे भी किसी अन्य संख्या से भागा लगता है, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 12 है। 12 जो है एक से भागा लगता है। 12 जो है स्वयं 12 से, एक से और स्वयं से, इनसे तो भागा लगता ही लगता है। इसके अलावे भी 2 से भागा लगता है, 3 से भागा लगता है, 4 से भागा लगता है, 6 से भागा लगता है। यानी 12 एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 1 और 12 इसको छोड़कर भी किसी अन्य संख्या से भागा लगता है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से भागा लगती हो, इसके अलावे किसी अन्य संख्या से भागा नहीं लगती हो। जैसे 3 एक से भागा लगता है, 3 से भागा लगता है, यानी एक से भागा लगता है और स्वयं से भागा लगता है, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भागा नहीं लगता है, तो ये एक अभाज्य संख्या है। 19 ये भी एक अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 19 सिर्फ एक से भागा लगता है और स्वयं 19 से भागा लगता है, इसके अलावा ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जिससे 19 भागा लगता है। पहला पार्ट क्या कहता है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 12 एक भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3। 2 कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या। 2 कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या। 3 कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या। यानी एक भाज्य संख्या को हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। तो थ्योरम का पहला पार्ट यही कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हमने 12 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। दूसरा एग्जांपल अगर लें 14, तो 14 हो जाएगा 2 इंटू 7। 2 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। 7 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। 14 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। यानी भाज्य संख्या को हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया, या अभाज्य गुणनखंडों के क्रम में इसको हमने व्यक्त कर दिया। तो थ्योरम का पहला पार्ट यही कहता है। दूसरा पार्ट क्या कहता है? तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी यहां पे अगर हम
इसका क्रम चेंज कर दें, 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसका क्रम को चेंज कर रहे हैं, 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 2। तो हमने यहां क्रम को चेंज कर दिया। तो थ्योरम कह रहा है कि अगर हम क्रम को चेंज ना करें, तो क्रम को चेंज ना करें तो फिर उसका अभाज्य गुणनखंड में हमको कौन सी संख्या आएगी? 2 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। इसके अलावे अन्य कोई संख्या नहीं आएगी। अगर हम क्रम को कंसीडर करें तो 3 तरह का हमको गुणनखंड मिलता है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 2। लेकिन थ्योरम कह रहा है कि हमको क्रम को ध्यान में नहीं रखना है। अगर हम क्रम को ध्यान में ना रखें तो एक ही प्रकार से हम किसी भाज्य संख्या के गुणनखंडों को लिख सकते हैं। 12 को हम लोग एक ही प्रकार से लिख सकते हैं, उसके गुणनखंड को एक ही प्रकार से लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखो, या फिर 3 इंटू 2 इंटू 2 लिखो, या फिर 2 इंटू 3 इंटू 2 लिखो, बात बराबर है। लेकिन अगर पूछा जाए 12 का गुणन क्या क्या संभावित गुणनखंड हो सकते हैं, तो एक हो गया 2 इंटू 6, एक हो गया 3 इंटू 4, एक हो गया 12 इंटू 1। तीनों ही आंसर्स अलग अलग हैं, यानी ये अद्वितीय नहीं है, ये अद्वितीय नहीं है, लेकिन ये अद्वितीय है, एक ही आंसर है। तो वही कह रहा है कि यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, अगर क्रम के साथ हम कोई छेड़छाड़ ना करें, तो उसका जो आंसर आएगा, उसका जो गुणनखंडन आएगा वो अद्वितीय होगा, यूनिक होगा, एक ही आंसर आएगा। यानी 12 के अभाज्य संख्या के गुणनखंडन को एक ही विधि से लिख सकते हैं, कोई सा भी एक ले लो, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख लो, या फिर 3 इंटू 2 इंटू 2 लिख लो। 2 और 3 के अलावा अन्य कोई संख्या नहीं आएगी, अगर आ जाती तो अद्वितीय नहीं होता। जैसे यहां पे अलग अलग संख्याएं हैं, लेकिन यहां पे सेम सेम संख्याएं हैं, यानी ये अद्वितीय है, इसका आंसर अद्वितीय है, एक ही आंसर आएगा। एनसीईआरटी जेसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कुछ संख्याएं दी गई है, जिस प्रकार हमने 12 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया था, उसी प्रकार इन संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना होगा। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये संख्याएं 2 से भागा लगेगी, 3 से भागा लगेगी, या फिर किससे भागा लगेगी। तो उसके कुछ नियम हैं जो हमने कक्षा 8 में पढ़ा है, उनको एक बार देख लेते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वह संख्या 2 से भागा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 12 है, 12 में इकाई का अंक 2 है, यानी ये जो संख्या है, ये संख्या 2 से भागा लगेगा। 14 है, इकाई का अंक 4 है, तो ये संख्या जो है 2 से भागा लगेगा। यानी वैसी संख्या, ऐसी जो भी संख्याएं हैं जिनके इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वो जो है 2 से भागा लगता है। 3 से विभाज्यता, कोई एक नंबर ले लेते हैं 81। अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये संख्या 3 से भागा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 8 प्लस 1, यानी जो संख्या दी गई है उस संख्या के सभी अंकों को हम लोग जोड़ेंगे। 8 प्लस 1 इज इक्वल टू होता है 9। 9 जो है 3 से भागा लगता है, तो पूरी की पूरी संख्या जो है 3 से भागा लगेगी। जैसे है 7 to 9,
सभी अंकों को हम लोग जोड़ेंगे। 7 + 2 + 9 = 18 और 18 जो है 3 से भागा जाता है, यानी ये पूरी की पूरी संख्या 3 से भागा लगेगी। यानी वैसी संख्या जिसके सभी अंकों को हम लोग अगर जोड़ दे और वो जो जोड़ प्राप्त हो वो अगर 3 से अगर भागा जाता है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से भागा जाएगी, अन्यथा नहीं जाएगी। 5 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से भागा लगती है। जैसे 50 है तो इकाई का अंक जो है यहां पे 0 है, यानी ये 5 से भागा लगेगा। 55 है, ये जो है 55 इकाई का अंक है 5, यानी ये संख्या 5 से भागा लगेगी। यानी वैसी संख्या जिसके इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो, वो संख्या जो है 5 से भागा लगेगी। 11 से विभाज्यता। एग्जाम्पल ले लेते हैं 1331। सम स्थान पे कौन सी डिजिट्स आ रही है? सम स्थान यानी ये 1 2 3 4, ये सम स्थान है 2, सम स्थान है 4। तो सम स्थान के अंकों को हम लोग जोड़ेंगे, प्राप्त हुआ 4। अब विषम स्थान के अंकों को हम लोग जोड़ेंगे 1 + 3, 1 + 3 तो हो जाएगा 4। अब दोनों को घटाएंगे, जो जोड़ आया, जो योगफल प्राप्त हुआ उसको हम लोग घटाएंगे। 4 - 4 = 0। अगर संख्या 0 आए या फिर ऐसी संख्या आए जो 11 से भागा लगती हो, अगर 11 से भागा लग जाए या फिर 0 आए तो पूरी की पूरी संख्या जो है वह 11 से भागा लगेगी। यही 11 से भागा लगने का नियम है। अब आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है 140। इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, फिर चेक करेंगे कि ये जो संख्या है कौन सी छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से भागा जा रही है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। क्या ये संख्या 2 से भागा जा रही है? चेक करते हैं। इकाई का अंक 0 है और हमने कहा था कि अगर इकाई का अंक 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए तो वह संख्या जो है 2 से भागा लगेगी। यानी ये संख्या 140 2 से डेफिनेटली भागा लगेगी। 2 से भाग करो। जब हम इस संख्या को 2 से भागा देंगे, भागफल कितना प्राप्त होगा? भागफल 70। भागफल को इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे लिख देंगे। फिर चेक करेंगे ये कौन सी संख्या से भागा जाएगी, कौन सी छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से भागा जाएगी। क्या ये 2 से भागा लग रहा है? चेक करते हैं। इकाई का अंक 0 है, यानी ये 2 से भागा लगेगा। 2 से भाग करो। 35 दूनी 70। हमें भागफल प्राप्त हुआ 35। 35 को हम लोग इस हॉरिजॉन्टल वाले, सेकंड वाले हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे लिख देंगे। अब चेक करेंगे ये कौन सी छोटी अभाज्य संख्या से भागा लगता है। 2 से तो नहीं लगेगा, इकाई का अंक 5 है। 3 से भी नहीं लगेगा। 3 + 5 जो है वो 8 है और 8 जो है 3 से भागा नहीं लगता है, इसलिए 35 जो है 3 से भागा नहीं लगेगा। अब चेक करते हैं क्या ये 5 से भागा लगता है। तो इकाई का अंक 5 है, यानी ये 5 से भागा लगेगा। तो 5 से लगाओ। 5 × 7 = 35। अब जो 140 है इसको लिखेंगे और जो भी संख्याएं हैं, इधर जितनी भी संख्याएं प्राप्त हुई है, जितनी भी संख्याओं से हमने भागा दिया है उसको गुणा करके लिख देंगे। जैसे 2 × 2 × 5 × 7 तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर
इंटू 5 इंटू 7। दूसरा है 156। चेक करो क्या ये 2 से भागा लगेगा? 2 से भागा तो, क्योंकि इकाई का अंक 6 है तो 2 से भागा लग जाएगा। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। ये फिर से 2 से भागा लगेगा। 39 दूनी 78। अब देखो ये तो 2 से भागा नहीं लगेगा क्योंकि इकाई का अंक 9 है। इसको जोड़ते हैं 3 प्लस 9, 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 12, और 12 जो है 3 से भाग जाता है। तो ये जो संख्या है 3 से भागा लगेगी, तो 3 से भागा दो, 13 तिया 39। तो 156 को हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तीसरा है 3825। इकाई का अंक 5 है तो ये 2 से भागा नहीं जाएगा। चेक करते हैं क्या ये 3 से भागा जाएगा? 3 प्लस 8 11, प्लस 2 13, प्लस 5 18, और 18 जो है 3 से भागा जाता है, तो ये संख्या 3 से भागा जाएगी। तो 3 से भागा दे दो। 3 से जब हम लोग भागा देते हैं, 12 तिया 36, 7 तिया 21, 3 5 15। अब फिर से चेक करते हैं, ये 2 से तो भागा नहीं जाएगा, इकाई का अंक 5 है, क्या ये 3 से भागा जाता है? 1 प्लस 2 3, प्लस 7 10, प्लस 5 15, ये 3 से भागा जाता है। 3 चौके 12, 25 तिया 75। अब ये संख्या 2 से भागा नहीं जाएगी, 3 से भी भागा नहीं जाएगी। अब चेक करते हैं क्या ये संख्या 5 से भागा जाएगी? तो 425 में इकाई का अंक 5 है, और हमने कहा था कि इकाई का अंक अगर 0 रहे या 5 रहे तो वो 5 से भागा जाती है वो संख्या। यानी डेफिनेटली 425 5 से भागा जाएगा। तो 5 से भाग करो, 5 8 40, 5 5 25। ये फिर से 5 से भागा जाएगा, 17 5 50। तो 3825 को हम लोग लिख लेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। चौथा है 5005, 5005। 2 से भागा नहीं जाएगा ये 5005, क्योंकि इकाई का अंक 5 है। क्या ये 3 से भागा जा रहा है? 5 प्लस 5 10, 10 जो है 3 से भागा नहीं जाता है, यानी ये संख्या 3 से भागा नहीं जाएगी। चेक करते हैं 5 से, इकाई का अंक 5 है, यानी 5 और 5 5 से भागा जाएगा। तो 5 से भाग करो तो हो जाएगा 1001। अब ये जो संख्या है ये संख्या 7 से भागा जाएगा। 7 एकम 7, 30 4 7 28, 21 7 तिया 21। ये संख्या जो है 11 से भागा जाएगा। 11 एकम 11, 11 तिया 33। तो 5005 बराबर हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। पांचवा है 7429। देखो पहले हम लोग चेक करेंगे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से भागा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। पहले 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से, फिर 19 से, फिर 23 से। ये संख्या जो है 17 से जो है भागा जाएगी। तो 17 से भाग करो, 7429 को 17 से, 17 चौके 68,
1751, 1719, 437, 437 जो है 19 से भाग जाएगा। फोर थ्री सेवन को हम लोग 19 से भाग करेंगे। 19 दूनी 38, 19 या 57 आया 23, यानी 7429 बराबर हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23। तो इस तरह से हम लोग किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते। सवाल नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, पहले एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है, फिर दो संख्याओं को गुना करना है और हमको जांच करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होता है कि नहीं होता है। तो आइए इसको देखते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो पहले एचसीएफ और एलसीएम का कंसेप्ट समझ लेते हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एग्जांपल लेते हैं। एक नंबर ले लिया 12, एक नंबर ले लिया 100। एचसीएफ का मतलब है वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 12 भी भागा जाता हो और जिससे 100 भी भागा जाता हो। बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो 12 जो है 2 से भागा जाता है, 100 भी जो है 2 से भागा जाता है, 12 जो है 4 से भागा जाता है, 100 जो है 4 से भागा जाता है। लेकिन बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या है 4, यानी एचसीएफ बराबर हो जाएगा 4। बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों ही संख्याएं भागा जाती हो तो उसे हम एचसीएफ कहते हैं। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। वही एग्जांपल दोहराते हैं। एक 12 ले लेते हैं, एक 100 ले लेते हैं। लिस्ट का मतलब है छोटी से छोटी संख्या। वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसको 12 भी विभाजित करती है और जिसको 100 भी विभाजित करती है। तो एलसीएम निकालते हैं। 6 दूनी 12, 50 दूनी 100, 2 तिया 6, 25 दूनी 50, यानी 2 गुने 2 गुने 3 गुने 25, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 25 300। तो 300 ऐसी संख्या है, 300 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसको 12 भी विभाजित करेगी, जिसको 100 भी विभाजित करेगी। 300 से छोटी ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जिसको 12 विभाजित करती हो या फिर जिसको 100 विभाजित करती हो। इससे बड़ी संख्या हो सकती है, लेकिन हमको बड़ी वाली संख्या नहीं लेनी है। हमको छोटी से छोटी संख्या लेनी है जो भागा जाता है 12 से भी और 100 से भी। तो इसे हम लोग कहते हैं एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब 2 का पहला सवाल, 26 और 91। 26 को हम लोग ए मान लेते हैं और 91 को हम लोग बी मान लेते हैं।
26 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से जाएगा, 13 दूनी 26, तो 26 बराबर हो गया 2 गुने 13। 91 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 13 से 91, तो 91 बराबर हो गया 7 गुना 13। अब यहां पे एक और चीज समझ लेते हैं, घात किसको कहते हैं। जैसे एक नंबर है जो स्वयं से ही गुना होता है बार बार, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 का पावर 4, इसको घात कहते हैं। इस समूचे 2 रेज़ टू द पावर 4 को हम लोग घात कहते हैं, और 4 को कहते हैं घातांक। यानी 2 का घातांक यहाँ कितना है 4, और घात कितना है 2 रेज़ टू द पावर 4। तो यहां पे 2 का घात कितना है 2 रेज़ टू द पावर 1, 13 का घात कितना है 13 रेज़ टू द पावर 1, 7 का घात कितना है 7 रेज़ टू द पावर 1, 13 का घात कितना है 13 रेज़ टू द पावर 1। HCF बराबर होता है HCF ऑफ AB, यहां पे हम लोग नंबर्स भी ले सकते हैं, 26 और 91 भी लिख सकते हैं, या फिर A और B भी लिख सकते हैं, क्योंकि A और B हमने मान लिया। तो यहां पे HCF बराबर होता है उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो यहां पे देखते हैं उभयनिष्ठ कौन सी संख्या है। उभयनिष्ठ है 13 यहां भी है, 13 यहां भी है, 13 दोनों जगह ही कॉमन है। और 13 की सबसे छोटी वाली घात कौन सी है, 13 की छोटी वाली घात यहां पे है 13 रेज़ टू द पावर 1, 13 की छोटी वाली घात है 13 रेज़ टू द पावर 1, यानी 13 रेज़ टू द पावर 1 ही यहां पे सबसे छोटी वाली घात है। तो HCF बराबर हो जाएगा 13 रेज़ टू द पावर 1 यानी 13। यानी हम दोनों ही जगह देखेंगे कि कौन सी संख्या कॉमन आ रही है। जो संख्या कॉमन आ रही है उसकी सबसे छोटी वाली घात कौन सी है, उस छोटी वाली घात को हम लोग क्या कहते हैं HCF कहते हैं। अब LCM ऑफ AB बराबर हो जाता है प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। यहां पे हमको देखना होगा कौन कौन सी संख्याएं आई है। यहां पे 2 आया है, 13 आया है, 7 आया है, 13 आया है, 2 आया है, 7 आया है और 13 आया है, ये नंबर्स आया हुआ है। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे बड़ी घात कौन सी है। 2 की सबसे बड़ी घात 2 रेज़ टू द पावर 1, 7 की यहां सबसे बड़ी घात 7 रेज़ टू द पावर 1, 13 की सबसे बड़ी वाली घात 13 रेज़ टू द पावर 1। इनको क्या करेंगे हम लोग गुना कर देंगे, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो गुना करो, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 into 7 into 13, तो 7 दूनी 14 13, 14 थिया 42, 14 एकम 14, 2 4 4 8 1, 182 बराबर 182। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 182। अब जांच करते हैं। यहां पे ए बराबर है 26, बी बराबर है 91, एचसीएफ बराबर है 13, एलसीएम बराबर है 182। तो पहले ए इंटू बी कर लेते हैं, यानी 26 गुने 91, तो 91 गुने 26 करो, 6 एकम 6, 6 9 54, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 6 4 2 6, 8 5 13 3 2 बराबर हो जाएगा 2366। अब एचसीएफ
इंटू एलसीएम करो, 13 इंटू 182 बराबर हो जाएगा 182 गुने 13, 3 दूनी 6, 8 54, 182 2366 तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि A इंटू बी बराबर HCF इंटू एलसीएम है। We see that A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। Hence proved कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। 510 और 92 इनका निकालते हैं। A बराबर है 510, B बराबर है 92। 510 का भाज्य गुणनखंड करो, 2 से जाएगा, 25 दूनी 50, 5 दूनी 10, 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 5 15, 5 से जाएगा, 17 5 85। तो 510 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 का करो, 2 से जाएगा, 40 दूनी 92, 2 से जाएगा, 23 दूनी 46। तो 92 बराबर हो गया 2 गुने 23 बराबर 2 का स्क्वायर गुने 23। तो HCF बराबर हो जाएगा, HCF ऑफ AB बराबर हो जाएगा, HCF बराबर हमने क्या कहा था, कौन सी संख्या कॉमन आ रही है उसको पहले देखना है। तो यहां पे कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, 2 3 5 17, 2 है 23 है, तो 2 यहां पे कॉमन आ रहा है, 2 यहां पे कॉमन आ रहा है। एक जगह है 2 का घात 1, एक जगह है 2 का घात 2। तो हमको सबसे छोटी वाली घात लेनी है। दोनों में से सबसे छोटी कौन सी है, 2 रेज़ टू द पावर 1, यानी यहां पे HCF बराबर हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 1 यानी 2। तो HCF हो जाएगा 2। अब LCM निकालेंगे। LCM ऑफ AB, तो कौन सी संख्या आई है, सभी संख्याओं को लिख लो। 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 17 आया है, 23 आया है। तो यहां पे 2 का घात 1, 3 का घात 1, 5 का घात 1, 17 का घात 1, 2 का घात 2, 23 का घात 1। तो सबको गुना कर देना है, सबको गुना कर दो। उसके बाद क्या लेना है, सबसे बड़ी वाली घात लेना है। तो यहां पे 2 का सबसे बड़ी वाली घात कौन सी है, 2 रेज़ टू द पावर 2, तो वो ले लेंगे। 3 का बड़ी वाली घात कौन सी है, 3 रेज़ टू द पावर 1 यानी 3 ही। 5 की बड़ी वाली घात कौन सी है, 5 रेज़ टू द पावर 1 यानी 5 ही। 17 का, तो 17 रेज़ टू द पावर 1 यानी 17 ही। 23 का, 23 रेज़ टू द पावर 1 यानी 23 ही। इन सबको हम लोग गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, 5 20, 60, 60 गुने 17, 0 6 7 42, इधर हो गया 60, हो गया 0 2 1020। इसको हम लोग 23 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 20 या 60, इधर 30, हो गया 40, हो गया 20, 0 6 4 3 2 2 3 4 6 0 बराबर हो जाएगा 2 3 4 6 0। तो एलसीएम बराबर आ गया 2 3 4 6 0। HCF बराबर है 2, LCM बराबर है 2 3 4 6 0। अब A इंटू बी करेंगे। A इंटू बी बराबर, तो 92 510 510 92, तो हो जाएगा 20 5 दूनी 10,
0, 9 एकम 9, 5 नवा 45, 0 2 9 6 4 हो जाएगा 4 6 9 2 0। अब HCF इंटू LCM करो। HCF बराबर है 2 3 4 6 0, इसको गुना करेंगे हम लोग 2 से, तो 0 हो गया, 6 दूनी 12 2, 4 दूनी 8 के 9, 23 दूनी 46, 4 6 9 2 0, 4 6 9 2 0। तो hence we see that A into B बराबर HCF into LCM। यानी जांच में हमने पाया कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। 336 और 54, तो 336 को A मान लो और 54 को B मान लो। 336 का भाज्य गुणनफल करो, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, फिर 2 से जाएगा, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से जाएगा, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 21 दूनी 42, फिर 3 से जाएगा, 7 तिया 21। तो 336 बराबर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 बराबर 2 का पावर 4, 4 बार 2 आया है तो 2 का पावर 4 गुने 3 इंटू 7। 54 का कर लो, तो 54 का भाज्य गुणनफल हो जाएगा, 2 से जाएगा, 27 दूनी 54, 3 से जाएगा, 3 9 27, 3 तिया 9, तो 54 बराबर है 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 बराबर 2 इंटू 3 का पावर 3। 3 बार 3 आया है तो 3 का पावर 3 हो जाएगा। अब HCF ऑफ AB बराबर, अब देखो कौन सी संख्या कॉमन आ रही है। 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 कॉमन आ रहा है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 कॉमन आ रहा है। अब इसका सबसे छोटी वाली घात कौन सी है? 2 की बड़ी वाली घात है 2 रेज़ टू द पावर 4 और 2 की छोटी वाली घात है 2 रेज़ टू द पावर 1। छोटी वाली कौन सी है? 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर 1 है, ये 1 है। 3 का सबसे छोटी वाली घात कौन सी है? एक जगह 3 रेज़ टू द पावर 1, एक जगह 3 रेज़ टू द पावर 3। छोटी वाली घात कौन सी है? 3 रेज़ टू द पावर 1, तो हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 1। इसको गुना करेंगे, यानी HCF बराबर 2 इंटू 3 बराबर 6, तो HCF आएगा 6। HCF बराबर 6। अब LCM निकालते हैं। LCM बराबर LCM ऑफ AB बराबर, सभी संख्याओं को ले लो, क्या क्या संख्याएं आई है। यहां पे 2 है, यहां भी 2 है, 3 है, 3 है, 7 है, 7 है, सबको ले लो, सबको गुना कर दो। शर्त यही है कि बड़ी वाली घात लेनी है। इनमें देखो 2 की बड़ी वाली घात कौन सी है? 2 रेज़ टू द पावर 4, उसको ले लेंगे। 3 का बड़ी वाली घात कौन सी है? 3 रेज़ टू द पावर 3, उसको ले लेंगे। 7 का बड़ी वाली घात कौन सी है? 7 रेज़ टू द पावर 1, उसको ले लेंगे। यानी इनको गुना कर देंगे, 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 7। देखो कितना हो रहा है, 2 16 गुना 7 गुना 3 तिया 9 तिया 27, 27 हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो गया। 6 7 42 का 2 हासिल रहा 4, 6 दूनी 12, 4 16, इधर 27, 2 हो गया। 7 6 13 3, हाथ में रहा 1, हो गया 4, 4 3 2, इसको 7 से करेंगे। 7 दूनी 14 4, हाथ में रहा 1, 7 तिया 21, 1 22, 4 7 28, 2 30, 3024। तो LCM आया 3024। हमारे पास है A बराबर 336, B बराबर 54, HCF बराबर 6, LCM बराबर 3024।
अब हम लोग a इंटू बी करेंगे, यानी 336 गुने 54। देखो कितना आ रहा है, 336 गुने 54, 4 से 24, आया हमारे पास 18144। अब HCF इंटू एलसीएम करो, 3024 इंटू 6, 4 से 24, 4 हाथ में 2, 14 में 12, 2 14, 4 18, 18144। तो हम देखते हैं, वी सी दैट A इंटू बी बराबर HCF इंटू एलसीएम, हैंस प्रूव्ड। तीसरा सवाल है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, कौन सा विधि? अभाज्य गुणनखंडन विधि। पूर्णांकों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कुछ नंबर्स दी गई है, इनका हमें HCF और एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहला सवाल 12, 15 और 21। 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, तो 12 बराबर लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 3 बराबर 2 का स्क्वायर इंटू 3। 15 का 3 5 15, तो 15 बराबर हो जाएगा 3 इंटू 5। 21 का करेंगे, 3 7 21, तो 21 बराबर हो जाएगा 3 गुना 7। HCF और LCM ज्ञात करना है, तो HCF बराबर हो जाएगा, यहां पे देखेंगे कि तीनों में ही कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, उसकी सबसे छोटी वाली घात लेंगे। तो यहां पे 2 का स्क्वायर है, 3 है, 3 है, 3 है, तो यहां पे 3 कॉमन आ रहा है सब में। 3 के अलावे कोई सी भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है, तो HCF बराबर 3 हो जाएगा। अब LCM में मैंने क्या बोला था कि सभी संख्याओं को ले लेंगे, जो जो संख्याएं आई हुई है। 2 आया है, 3 आया है, 7 आया है। इसके गुणनखंड में एक 5 भी आया है, और इसके गुणनखंड में, इन सभी के गुणनखंडों में केवल यही संख्याएं हैं। इन संख्याओं का सबसे अधिकतम घात लेना है। 2 का अधिकतम घात 2 का स्क्वायर, इसको ले लेंगे। 3 का अधिकतम घात 3 है, 5 का अधिकतम घात 5 है, 7 का अधिकतम घात 7 है। अब इनको गुना कर दो, 2 दूनी 4, तिया 12, पंचे 60, 420, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 420। 17, 23, 29। दूसरा सवाल है 17, 23 और 29 का HCF और एलसीएम निकालना है। देखो यहां पे तीनों की तीनों संख्याएं ही अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका गुणनखंडन करने की जरूरत नहीं है, गुणनखंड करने की इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही तीनों संख्या अभाज्य संख्या है। तो हम लिख देंगे, क्योंकि ये तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, अतः HCF बराबर 1 हो जाएगा। अगर सभी संख्याएं अभाज्य संख्या हो तो HCF हमेशा 1 होता है, और LCM में हम लोग क्या करते हैं, सभी संख्याओं को हम लोग गुना कर देते हैं। तो गुना कर देंगे, 23 को गुना करो 17 से, 7 तिया 21, 16, 23, 193। इसको करेंगे 29 से, 9 एकम 9, 9 9 81, 1 हासिल रहा 8,
3 9 27 और 8 35, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 8 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, 9 3 5 0 3 11, 1 1 3 3 9। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 1 1 3 3 9। तीसरा सवाल 8 9 और 25, 8 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 2 का पावर 3। 9 का करेंगे 3 3 9, तो 9 बराबर हो जाएगा 3 इंटू 3 बराबर 3 रेज टू दी पावर 2। 25 का करेंगे तो हो जाएगा 5 5 25, तो 25 बराबर 5 इंटू 5 बराबर 5 रेज टू दी पावर 2। तो HCF बराबर कौन सी संख्या कॉमन आ रही है? यहां पे हम लोग देखते हैं कि कोई सी भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है, तो HCF बराबर 1 हो जाएगा और LCM बराबर हो जाएगा। जब HCF 1 है तो सभी संख्याओं को गुना कर दो, सभी संख्याओं को हम लोग गुना कर देंगे। यहां पे कोई सभी संख्या कॉमन नहीं आ रही है, तो सभी संख्याओं को हम लोग क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 2 का अधिकतम घात 2 का पावर 3, 3 का अधिकतम घात 3 का स्क्वायर, 5 का अधिकतम घात 5 स्क्वायर, यानी 8 इंटू 9 इंटू 25। इसको गुना कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 25 8 200, 200 गुना 9 1800। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 1800। चौथा सवाल HCF ऑफ 306, 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम ऑफ 306 और 657 ज्ञात कीजिए। तो यहां पे हम लोग A बराबर मान लेते हैं 306, ये पहली संख्या है। B बराबर मान लेते हैं 657, ये दूसरी संख्या है। और इनका HCF दिया हुआ है, HCF ऑफ A भी दिया गया है 306 की जगह A, 657 की जगह B, यानी HCF ऑफ AB बराबर 9 दिया गया है। तो वो LCM निकालना है, LCM ऑफ AB निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है A इंटू B बराबर HCF इंटू LCM। जांच में भी हमने यही पाया था, तो इसको हम लोग घुमा के लिख लेते हैं HCF इंटू LCM बराबर A इंटू B। कोई सा भी फॉर्मूला ले लो, एक ही बात है। निकालना क्या है? LCM निकालना है। तो LCM बराबर हो जाएगा A इंटू B बटा HCF। तो यहां पे LCM बराबर A का मान कितना है? 306, B का मान कितना है? 657 और बटे में HCF कितना है? 9 है। अब देखेंगे कि 9 से ये भागा लगता है कि नहीं लगता है। 3 प्लस 6 9, 9 जो है 9 से भागा जाएगा, इसलिए 306 जो है 9 से भागा चला जाएगा। तो इसको भागा देते हैं, 3 9 27 36, 4 9 36, तो 34 गुने 657। तो 657 को हम लोग 34 से गुना कर देंगे, 4 से 28 का 8 हासिल रहा 2, 4 5 20 2 22, 4 से 24 2 26, 7 21 हासिल रहा 3, 7 21 हासिल रहा 2, 5 15 2 17 7 हाथ में रहा 1, 6 18 1 19, यानी 8 2 1 3, 7 13 3, 9 10 2 12 2। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 22338। तो इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। अगला सवाल, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू दी पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहां पे है किसी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या क्या होता है, यानी n बराबर यहां है 1 या 2 या 3 या 4
या 5 या 6 एंड सो ऑन। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6। तो n यहां पे है, इनमें से कोई एक संख्या। और बोला गया है कि संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो 6 टू द पावर n का मतलब है 6 का पावर 1 हो सकता है, 6 का पावर 2 हो सकता है, 6 का पावर 3 हो सकता है। तो क्या ये अंक 0 पर समाप्त होगी? 6 टू द पावर 1 बराबर होता है 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 216। तो हम देखते हैं ये जो अंक है 6 पर समाप्त हो रही है। यहां पे जितने भी एग्जांपल्स हमने लिया है वो अंक 6 पर समाप्त हो रही है। क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये कह रहा है कि क्या ये 0 पर समाप्त होगी, जैसे कि यहाँ पे 6 पे समाप्त हो रही है। तो वही कह रहा है कि 6 का पावर हम कुछ भी ले लें, जहां पे n जो है प्राकृतिक संख्या है, तो क्या वो 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी, इसको हम लोग देखते हैं। तो एग्जांपल्स हमने जितने भी लिया उसमें हमने देखा कि 6 टू द पावर n जो है 0 पर समाप्त नहीं होती है। तो इसको हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे। यदि किसी n के लिए 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाजित होगी। हमने विभाज्यता का नियम पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 आए या इकाई का अंक 5 आए तो 5 से विभाजित होती है। यहां पे बोल रहा है इकाई का अंक 0 है। अगर इकाई का अंक 0 है तो डेफिनेटली वो 5 से विभाजित होगी, जैसे कि 50 है, 60 है, 100 है। इकाई का अंक 0 पर समाप्त हो रही है, तो ये सारी संख्याएं 5 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। तो उसी चीज को हमने लैंग्वेज में लिख दिया है कि यदि किसी n के लिए 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाजित होगी। अर्थात 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य संख्या पांच आएगी। यदि कोई संख्या 5 से विभाजित हो रही है तो उसके अभाज्य गुणनखंडन में 5 आएगा। 12 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 है और 3 है, यानी 12 जो है 2 से विभाजित होगा, 12 जो है 3 से विभाजित होगा। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में कोई संख्या आती है तो वह संख्या जो है अभाज्य गुणनखंडन में आने वाली संख्या से विभाजित होती है। तो यदि किसी, जैसे कि 50 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू 5, तो इसके अभाज्य गुणनखंडन में 5 आया है, यानी 50 जो है 5 से विभाजित होगा। यानी कोई संख्या अगर किसी अभाज्य संख्या से अगर विभाजित हो रही है तो उसके अभाज्य गुणनखंडन में वह संख्या आएगी। जैसे कि 50 जो है 5 से विभाजित हो रही है तो उसके अभाज्य गुणनखंडन में 5 आएगा। तो वही चीज है कि 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य संख्या 5 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि 6 टू द पावर n जो है 5 से विभाजित होती है।
अगर 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो तो वो 5 से विभाजित होगी, और अगर 5 से विभाजित होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंडन में संख्या 5 आएगी। परंतु यह संभव नहीं है, क्योंकि 6 टू द पावर n बराबर होता है 2 इंटू 3 का पावर n बराबर 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि a का पावर x इंटू b का पावर x अगर हो तो ab का पावर x होता है। यहां पे ab का पावर x है, तो ab का पावर x यानी a का पावर x, b का पावर x, 2 इंटू 3 का पावर n है, यानी 2 का पावर n और 3 का पावर n हो जाएगा गुना में। 6 को हमने तोड़ लिया, 2 इंटू 3 कर लिया, और n एज इट इज वहीं पे है। फिर इसको अलग अलग कर लिया, 2 का पावर n, 3 का पावर n। तो हम देखते हैं 6 का पावर n का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंडन कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ 2 और 3 ही आ रहा है, अर्थात 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में संख्या 2 और 3 ही आ रही है। यानी 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 है और केवल 3 है। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हमें यह निश्चित कराती है कि 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में केवल संख्या 2 और 3 ही आ सकती है। तो हमने देखा कि 6 टू द पावर n का जो अभाज्य गुणनखंडन है वो 2 का पावर n है इंटू 3 का पावर n है, और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह बताती है कि और कोई नंबर्स नहीं होगा। जैसे कि हमने 12 का अभाज्य गुणनखंडन किया था तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आया था। तो 12 के अभाज्य गुणनखंडन में चाहे इसका अगर क्रम को चेंज भी कर लें, क्रम को अगर चेंज भी कर लें तो केवल संख्या, फिर भी केवल संख्या 2 और 3 ही आएगी, इसके अलावा अन्य कोई संख्या नहीं आएगी। तो ये हमें आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें बताती है। यानी 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 और 3 ही आ सकती है। ये अद्वितीयता हमें बताती है कि अन्य कोई संख्या नहीं आएगी, यानी 5 भी जो है नहीं आएगा, केवल 2 और 3 ही आएगा। अर्थात 2 और 3 के अलावे 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में कोई सी भी संख्या नहीं है।
तो 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 और 3 ही आएगा, इसके अलावा अन्य कोई संख्या नहीं आएगा। अन्य कोई संख्या नहीं आएगा, यानी 5 भी नहीं आएगा, और 5 नहीं आएगा तो 6 टू द पावर n जो है अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो 6 टू द पावर n जो है अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि ये 5 से विभाजित नहीं होती है, ये केवल 2 और 3 से विभाजित होती है, इसलिए इसके इकाई के अंक पर 0 नहीं आएगा। अगला सवाल, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है जिसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। वे दोनों एक ही स्थान से चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं। उस बिंदु का नाम ले लेते हैं ए। ए से प्रारंभ कर रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है, मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है और एक ही समय पर उसने चलना प्रारंभ किया है। यदि सुबह 10 बजे वे चलना प्रारंभ किए हैं तो रवि भी जो है 10 बजे चलना प्रारंभ किया है और सोनिया जो है वो भी 10 बजे चलना प्रारंभ किया है, ये मान लेते हैं, और एक ही दिशा में चल रहे हैं। सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। तो कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? सोनिया चलना प्रारंभ करती है पॉइंट ए से, एक चक्कर लगाई 18 मिनट, 2 चक्कर लगाई 36 मिनट। 36 मिनट के बाद सोनिया प्रारंभिक स्थान पुनः ए पर पहुंचती है। रवि एक चक्कर लगाता है 12 मिनट, फिर दूसरा चक्कर लगाता है 24 मिनट, फिर से चक्कर लगाता है 36 मिनट। 36 मिनट बाद रवि जो है प्रारंभिक स्थान पर पहुंचता है, यानी 36 मिनट के बाद सोनिया भी प्रारंभिक स्थान पर, 36 मिनट के बाद रवि भी प्रारंभिक स्थान पर, यानी 10:36 में वे दोनों ही प्रारंभिक स्थान पर मिल रहे हैं। और 36 ऐसी संख्या है जो 18 और 12 का एलसीएम है। तो इस तरह के सवालों के लिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। 18 और 12 का यहां पे एलसीएम होगा, तो 18 और 12 का जो एलसीएम ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले 18 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से जाएगा 9 दूनी 18, 3 से जाएगा 3 तिया 9, 18 बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3, और है 12। 12 का अभाज्य गुणनखंड करो, 2 से जाएगा 6 दूनी 12, 2 से जाएगा 2 तिया 6, तो 12 बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 बराबर 2 का स्क्वायर इंटू 3। यहां पे हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, एलसीएम 18 12 का हो जाएगा, सभी संख्या ले लेंगे, 2 है 3 है, 2 है 3 है, तो सबको ले लो, 2 को ले लो, 3 को ले लो। सबसे बड़ी घात देखो, 2 की बड़ी घात क्या है? यहाँ पे एक जगह 2 है, एक जगह 2 स्क्वायर है, बड़ी घात है 2 स्क्वायर, एक जगह है 3 स्क्वायर, एक जगह है 3, बड़ी घात है 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर को ले लेंगे, तो हो गया 4 गुना 9 36। तो 36 मिनट के बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अतः
36 मिनट बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहीं पे प्रश्नावली 1.1 समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।